नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसमें हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। और चुनाव को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी। हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव की तैयारी वो किस तरह से कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि बिलासपुर विधानसभा का लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री के रूप में नुमाइंदगी कर चुके अमर अग्रवाल जी ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी होगी। इसको लेकर उनके मन में क्या बातें हैं, शहर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अमर अग्रवाल जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है रुद्र जी। जी, अमर अग्रवाल जी, आपसे जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, शुरुआत में जो सवाल हैं वो थोड़े निहायत पर्सनल हैं और हो सकता है कि इसमें आप थोड़ा असहज महसूस करें और नाराज़गी भी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये सवाल वही हैं जो आम लोगों के बीच जाते हैं और जिससे एक परसेप्शन बनता है। तो इस परसेप्शन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हम ये सवाल लेकर आए हैं। और उसमें से सबसे पहला सवाल यह है कि अमर अग्रवाल को बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत घमंड है अमर अग्रवाल के अंदर। क्या कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा है कि ऐसा कोई घमंड आपको कहीं दिखाई देता है? जब मैंने बिलासपुर विधानसभा लड़ने का तय किया तो मैंने आज़ादी के बाद से बिलासपुर की तासीर जो जनप्रतिनिधि रहे समझने की कोशिश की और एक निष्कर्ष मेरा बहुत स्पष्ट है कि बिलासपुर की जनता कभी भी जो बड़बोला हो, जो गलत सोचता हो, या यूँ कहना चाहिए कि पद के मद में चूर हो जाए, ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती। विनम्र व्यक्ति ही बिलासपुर में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर सकता है और इसका उदाहरण स्वर्गीय BR यादव जी हमारे बीच में रहे और मैंने उसी को ही अक्षर से पालन किया और उसी का परिणाम है कि बिलासपुर की जनता ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे सेवा का अवसर दिया। जनता का विश्वास, जनता का प्यार, ये मेरी पूंजी रही है। और जहाँ तक सवाल है कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हो सकता है कुछ लोगों का ये मत बन गया हो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति निर्णय के स्थान पे बैठता है तो उसको निर्णय करने पड़ते हैं और जब निर्णय करने पड़ते हैं तो किसी न किसी के स्वाभाविक रूप से विपरीत भी होते हैं। और या मैं ऐसा मानता हूं कि जनप्रतिनिधि की भूमिका एक अभिभावक की तरह होती है और अभिभावक को कई बार मान लो जैसे शांति व्यवस्था करना है तो स्वाभाविक है कि उसमें जो लोग बाधित हैं करते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी करना पड़ता है। कई डेवलपमेंट के काम हैं, जनता नहीं चाहती कि कुछ हमारे संपत्ति का नुकसान हो, लेकिन अप्रिय निर्णय करने पड़ते हैं। और उस निर्णय में जब वो मेरे पास आते हैं, कितना ही विनम्रता से बात करो, सामने वाले को लगता है कि मेरी नहीं सुना। तो ऐसे कुछ प्रसंग स्वाभाविक रूप से 20 साल हुए होंगे और मैं यही कह सकता हूँ कि जिन लोगों को भी इन बातों से तकलीफ़ हुई हो या कभी पद में रहते हुए शहर के हित में मैंने निर्णय लिए हों, आपके विपरीत में गए हों, तो उसको एक बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए, न कि मेरे बारे में परसेप्शन बनाने का। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बिलासपुर की जनता का आशीर्वाद मुझे 4 बार मिला और आगे भी अवसर मिलेगा तो सेवा करने की बिलासपुर की मेरी इच्छा है। इससे जुड़ा एक सवाल और है कि आपसे मुलाकात करना कुछ कठिन महसूस करते हैं। लोगों का ये मानना है कि अमर अग्रवाल से टाइम लेना मुश्किल है। जब आप मंत्री थे तब तो व्यस्तता भी रही है, आज क्या स्थिति है? लोगों के बीच आप इतना सहज सरल तरीके से मिल मुलाकात क्यों नहीं हो पाती? आपने कभी इसको गौर किया? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रुद्र जी
कि आपके ये जो प्रश्न हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने आम जनता से संपर्क नहीं किया है। आप भी कुछ लोगों के इर्द गिर्द जो एक कहना चाहिए परसेप्शन नहीं, दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, उनके संपर्क में ज़्यादा रहे हो। लेकिन मुझे खुशी है कि एक जन भावना, चाहे वो सीमित लोग हों, के बारे में आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं शुरुआत करूँगा 1998 में, इस शहर का पहला विधायक मैं था जिसने एक विधायक कार्यालय खोला युवा सदन के नाम से, जो हाई कोर्ट रोड पे था। मैंने पेपर में पब्लिश किया, टाइम किया कि मैं इतने से इतने बजे तक मिलूँगा। मेरी ख्याल से बिलासपुर के इतिहास का मैं पहला विधायक था और मैं वहाँ बैठता था। विधायक के नाते समय भी खूब मिलता था, मिलता भी था, जाता भी था, आता भी था। मंत्री बनने के बाद भी मैंने उसको कभी बाधित नहीं किया। मंत्री बनने के बाद भी, प्रदेश के दायित्व के होने के बाद भी, क्योंकि बिलासपुर की जनता का अधिकार मेरे ऊपर ज़्यादा है, मैं उनका जनप्रतिनिधि था, तो मैं शनिवार इतवार को आता था। शनिवार इतवार को आके मैं कोई कार्यक्रम नहीं लेता था। 10 से 12 बाकायदा पेपर में आता था, बाकायदा व्हाट्सएप में चलता था मेरा प्रोग्राम दिन भर का। और उस समय कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। और आम जनता से मैं मिला हूँ। मैं 2 बातें बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति भी अगर ये कह दे कि मैंने अमर अग्रवाल को फ़ोन लगाया और मैंने कॉल बैक न किया, हो सकता है 4 घंटे बाद आए। दूसरा, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने मिलने से इनकार किया है। वो एक अलग बात है कि भाई आज आपने समय मांगा, मैं कल मिलूँ सुविधानुसार। लेकिन आम जनता के लिए 2 घंटे मैं उपलब्ध रहा हूँ। उसके अलावा मैं 3 महीने में 1 बार वार्डों में जाके मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठते रहा हूँ। और मैंने कोशिश की है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सहज सुलभ मिले, आम जनता में विश्वास पैदा करे कि मैं मेरे जनप्रतिनिधि का हाथ पकड़ सकता हूँ। और मैंने वो विश्वास पैदा किया। आज भी बुजुर्ग है वो भी मेरे को भैया बोलता है, बच्चा है वो भी मेरे को भैया बोलता है, आज मेरे साथी हैं वो भी भैया बोलते हैं। भैया एक प्यार का निकनेम मेरा बिलासपुर ने जनता में रखा। मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन हो सकता है, क्योंकि इस चुनाव की पराजय के बाद कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा जो आप कह रहे हैं, तो हो सकता है कि जब मैं आम जनता से मिलता था, मेरे कुछ कार्यकर्ता बाहर निकल के नहीं अभी भैया सो रहे हैं, नहीं भैया अभी नहीं मिलेंगे, वो 2 घंटे के अलावा। तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों के विषय में ये आया हो और ये परसेप्शन बना हो। लेकिन ये बातें मेरे ध्यान में आई है। और उसके बाद उस समय में मैं कोई सिक्योरिटी नहीं रखता था। अभी मैंने 4-5 साल से कोई माध्यम नहीं है, कोई भी आएगा मेरा दरवाज़ा खुला है, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। क्योंकि बहुत सीधी बात है, जन सेवा का संकल्प हमने अगर लिया है, तो अगर जनता से नहीं मिलेंगे तो हम सेवा किसकी करेंगे। तो इसलिए ये जो मैं ऐसा मानता हूँ, ये परसेप्शन नहीं, ये एक दुष्प्रचार का हिस्सा है। चलिए, लेकिन एक बात तो है कि आप अपने कार्यक्रमों में जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम है, जैसे कोई त्यौहार उत्सव है या लोगों के दुख सुख है, तो लोगों के घर पहुंचने का जो एक लोग अपेक्षा रखते हैं, उसमें भी तो आप कई ऐसा लगता है लोगों का ये मानना है कि भाई आप दिखाई नहीं देते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है रुद्र जी, आपने आपकी अदालत वाला कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, अच्छी बात है। नहीं, ये तो हम जो एक सहज सवाल उठते हैं, अब वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, मेरे परिवार के संस्कार है कि सामाजिक व्यक्ति को समाज के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। मैं राजनीतिक क्षेत्र से बाहर जाके बात कर रहा हूँ। ये मेरे परिवार के नहीं, हर संस्कारित परिवार के बच्चों में ये आपको मिलेगा और होना भी चाहिए। अल्टीमेटली हम सामाजिक प्राणी हैं। मैं राजनीति को किनारे करता हूँ। चलिए, मैं आपसे ही कहता हूँ, पूरे बिलासपुर में किसी के यहाँ भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, इस 23-24 साल में 20 साल में
विधायक रहा, 15 साल मंत्री रहा, और आज कहना चाहिए एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नाते। कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी के दुख में नहीं गया हूँ। वो एक अलग बात है कि मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करता। मैं आज भी, मेरे पास रजिस्टर है, मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। कम से कम इस 25 साल में मैं 15,000 लोगों के घर गया हूँ, लेकिन मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि जब किसी के यहाँ दुर्घटना हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग, जनप्रतिनिधि कैमरा लेके चलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो दुखी है और उसको पब्लिश करते हैं जैसे हम उसके ऊपर एहसान दिखा रहे हैं जाके। मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूँ, मैंने प्रचार नहीं किया। दूसरा, इस 25 साल में जिसने भी मेरे को अपनी खुशी का निमंत्रण दिया, अगर मैं बिलासपुर में रहा, मैंने एक दिन में 15-15 शादियों में मैं गया हूँ। लेकिन ये सब बातें देखिए सामान्य जीवन के संस्कार के विषय हैं, ये पब्लिसिटी के विषय नहीं है। मैं एक चीज़ मान सकता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों की पब्लिसिटी करना, नाटक नौटंकी करना मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने जो भी सीखा पार्टी में, विरासत में जो मुझे राजनीतिक मिली, कभी मैंने सीखा नहीं, मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं आज भी किसी के यहाँ जाऊँगा, मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगा, उसके बारे में कोई एहसान जताने थोड़ी जा रहे हैं, हम मानवता के नाते मिलने जा रहे हैं। उसको पेपर में पब्लिश करना, एक मानवीय एक चेहरा बनाना, मैं ऐसा मानता हूँ ये बहुत दिन तक चलता नहीं। ये नाटक नौटंकी ड्रामा ये बहुत दिन तक चलता नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति पूरे बिलासपुर में आप खड़ा कर दें जो ये कह दे कि मेरे यहाँ कोई तकलीफ हुई, अमर अग्रवाल मेरे घर नहीं आया। एक व्यक्ति ये कह दे कि अमर अग्रवाल को मैंने निमंत्रण दिया धार्मिक आयोजन का, इसका एक समाज वाला कह दे कि हमारी कोई भी जयंती हुई, अमर अग्रवाल ने सड़क पे रह के मिलने नहीं आया या हमारा स्वागत नहीं किया। ये 25 साल में मैंने कोशिश की सहज सरल बनने की। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ मामले में मैं अनुशासन प्रिय हूँ। अनुशासन या बिलासपुर की जो तासीर है उसको जिसने भी बदलने की कोशिश की, मैंने बहुत कड़ाई के साथ उनको दमन करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से इस लोकतंत्र में ये कोई राम राज नहीं है कि एक व्यक्ति का विरोध भी, मतलब संपूर्ण जिसको कहते हैं स्वीकारोक्ति, ये रामराज नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसमें बहुमत होता है। और मैंने ईमानदारी से कोशिश की है कि इस बिलासपुर के लोगों के ने जो मेरे को अवसर दिया, और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि बिलासपुर की जनता ने मुझे नहीं कहा था कि आप विधायक के चुनाव लड़े, मैंने कहा था कि मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। जब मैंने कहा था तो स्वाभाविक रूप से मेरा जिन बातों का जिक्र करते हो कर्तव्य है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप भी एक मतदाता ही हैं, पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं, जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ अगर आप गहराई से सोचेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ मैंने जो जवाब दिया उससे आप संतुष्ट हो जाए। तो चलिए, ये तो खैर पब्लिक परसेप्शन की बात हो गई। फिर एक सवाल ये परसेप्शन नहीं, दुष्प्रचार। अच्छा, दुष्प्रचार आप कहते हैं। तो मैं एक सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी जो बीजेपी है उसके अंदर के कई नेता आपसे नाराज क्यों रहते हैं? मतलब ये लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता कह लो या नेता कह लो, उसका एक मूल मंत्र है, खासकर भाजपा का, बड़ों का आशीर्वाद, छोटे को प्यार। और मैंने उसी को पालन किया। और मैं एक बात और कह देता हूँ, जब 1998 में मुझे पहली बार टिकट मिली, कुशवाहा जी ठाकरे जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, अमर हमेशा ध्यान रखना, तुम कभी नेता मत बनना, कार्यकर्ता बन के रहना। और मैंने उसका पालन किया। जहाँ तक सवाल है नाराज रहते हैं, देखिए उसका कारण है, किसी भी सामाजिक संगठन कह लें, परिवार कह लें, पार्टी कह लें, वैचारिक मतभिन्नता ये किसी भी सामूहिकता संगठन के एक अनिवार्य अलग अलग है। और उसमें स्वाभाविक रूप से कई बार वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन कभी मनभेद नहीं होते। और दूसरा, राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। दुनिया में सर्वाधिक अगर प्रतिस्पर्धा का
कोई क्षेत्र है तो राजनीति का क्षेत्र रहता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार कटुता भी आ जाती है। लेकिन मेरा हमेशा प्रयत्न यही रहा कि तत्कालिक रूप से अगर कोई चीज़ है सबको साथ लेके चलना, क्योंकि बिना सबके साथ लिए कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो मैंने हमेशा प्रयास किया। तो स्वाभाविक रूप से जो भी मेरे से जो लोग नाराज़ हैं मैं उनके पास जाता हूँ, आता हूँ, और समय के साथ सारी बात ठीक भी होती है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबका स्नेह मेरे साथ है। लेकिन ये जो आप ने लगातार 20 साल तक विधायक के रूप में नुमाइंदगी की, मंत्री भी रहे, बिलासपुर शहर में जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ तो आपका जीवंत संपर्क रहा है। आज ऐसा कुछ लगता है वो जोड़ कहीं न कहीं कुछ कमज़ोर पड़ रहा है, जिसके कारण कार्यकर्ता कुछ पहले से ज़्यादा जो आपसे जुड़ाव रखते थे उसमें कहीं कोई कमी? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, उसके कारण है। देखिए, जब मैं मंत्री के रूप में रहा एक निर्णय के स्थान पे बैठा था। संगठन में भी अगर मैं पद में भी नहीं रहूं तो जिले में मेरी निर्णायक भूमिका रही है। विधायक के नाते शहर के हर, चाहे चुनाव हो चाहे संगठन के पोस्ट हो, कोई नहीं मानेगा कि मैं निर्णय की स्थिति में नहीं हूं, और मैं रहा भी हूं। मैं उससे कोई इनकार भी नहीं करता। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको घर में भी अगर निर्णय करना पड़ा 2 बच्चों के बीच में, तो आप बहुत ही वृहत्ता के साथ, एक दूरदर्शिता के साथ वो निर्णय करते हो। स्वाभाविक रूप से घर में ख्याल नहीं आता कि मेरे पिताजी ने मेरे को पार्शलिटी की है। वैसा पार्टी में भी है, मुखिया तो चाहिए। हाँ, नहीं, पार्टी में भी है स्वाभाविक रूप से। देखो, कुछ लोग चाहते थे कि नगर निगम में उनको उच्च पद पे मिलना चाहिए, नहीं मिला, लेकिन उनका योगदान है पार्टी में, उनकी मेहनत है, उनके परिश्रम से मैं चुनाव जीतता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनसे स्नेह कम हो गया, क्योंकि एक पद में एक मर्यादा होती है, निर्णय करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से मैं तो मानता हूँ कि उनका पार्टी में योगदान है, मेरे को जिताने में योगदान है, मेरे व्यक्तित्व बढ़ाने में योगदान है। वो नाराज़ हैं, लेकिन मैं किसी को नाराज़ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे से छोटे भाई हैं, सब स्नेह के साथ हैं, मैं उनको नाराज़ रहने नहीं दूंगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, और मेरे से छोटे लोगों का नाराज़ होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं उनको मना लूंगा। सब अल्टीमेटली परिवार की वन वे ट्रैफिक है, और मैं मना लूंगा। वो भी तत्कालिक है, वो भी पार्टी के लोग हैं, उनका योगदान है, पार्टी बढ़ाई है उन्हें, और मैं मना लूंगा। और सब हम साथ हैं, और सब साथ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए सब प्रतिबद्ध है। आपसे जो मतलब अभी तो अपन बहुत सारे पर्सनली बात कर रहे हैं, इस कड़ी में एक बात जो कहूँगा कि लगातार आपने इस शहर का प्रतिनिधित्व किया है, और स्वाभाविक है कि अब 2023 में फिर से चुनाव होंगे, और आपकी इच्छा भी होगी कि इस बार भी चुनाव मैदान में उतरें और प्रतिनिधित्व करें। मैं एक सवाल ये है कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण बिलासपुर शहर आपको याद रखे और आप लगे कि इसको फिर से मौका देना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप 98 से पहले के बिलासपुर को देखें, मैंने इसकी बिलासपुर शहर की कल्पना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर के हिसाब से की, और मेरा छोटे मोटे काम पे कोई विश्वास नहीं है कि ये सड़क बना दो, पब्लिक से वाहवाही ले लो। मेरे इंटीग्रेटेड समन्वित विकास, मैंने उस दिशा में प्रयास किया। अब क्योंकि इंटरव्यू में एक वक्त का वो है, आप देखिए आवर्धन योजना, आप देखिए सड़कों का जाल, आप देखिए शैक्षणिक संस्थाएं, आप देखिए स्वास्थ्य की संस्थाएं, आप देखिए यातायात। तो एक इंटीग्रेटेड जो एक शहर की ज़रूरतें होती हैं, और उसी बुनियादी जो मैंने 2098 में प्रारंभ किया, स्मार्ट सिटी के कंपटीशन में 100 शहर के पात्रता में चयन में हम आए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, कोई भी शहर को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बना दीजिए, लेकिन वहाँ के लोगों में जब तक आप सुरक्षा की भावना, जान माल की हानि और एक शांति और एक खुशी का वातावरण शहर में स्थापित नहीं करोगे, सारी चीज़ें बेकार हैं।
तो इसीलिए मैंने प्राथमिकता के साथ जब से मैं विधायक बना, मेरी प्राथमिकता में रहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, लोगों में विश्वास पैदा करना कि हमारा कुछ भी हो जाएगा हम इसके पास जाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस 15 साल में, 20 साल में वो विश्वास जीतने में मैं सफल रहा। बाकी तो काम के विकास तो एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है और हर 20 साल में, 10 साल में विकास के स्वरूप भी बदलते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था, शहर का वातावरण, शांति का वातावरण, सामाजिक समरसता, धार्मिक कहना चाहिए एकता, मैं मानता हूँ ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और आज भी जब कई बार मैं पद में नहीं हूँ, शहर की व्यवस्था में लोग बोलते हैं कि आपने तो कभी ऐसा नहीं होने दिया, मैं ऐसा मानता हूँ मेरे लिए अवार्ड है और मेरे लिए मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता है। तो अमर जी, आपने जो भी अभी बातें रखी पिछले अपने कार्यकाल की, भूमिगत नाली योजना जो सीवरेज है उसको भूल गए आप, और वो आपके साथ उस कार्यकाल में ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को बहुत परेशानियां रही और आज भी एक धब्बे की तरह लोग महसूस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसमें ऐसी कोई गलती हुई है जिसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है सीवरेज का, अगर आप अध्ययन करेंगे तो दुनिया में सीवरेज के बिना तो कोई शहर के बारे में सोच ही नहीं बनती। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बनने के बाद वाराणसी में चालू करवाया है। देखिए, सीवरेज के प्रोजेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये विषय ये नहीं है। विषय ये हुआ कि छत्तीसगढ़ का पहला प्रोजेक्ट था, इसका जो क्रियान्वयन है उसमें खामियां रही हैं। स्वाभाविक रूप से देखिए, चाहे अधिकारियों की कमी रही हो मतलब कि लापरवाही रही हो, क्योंकि मैं शहर का विधायक हूँ, मंत्री रहा, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है कि भाई जो परेशानी हुई। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मैं आज भी मानता हूँ कि सीवरेज इस शहर की ज़रूरत है और ये पूरा होना चाहिए और 90% मैंने पूरा करवा भी दिया था, तमाम अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पे लगाते हुए। क्या मैं नहीं जानता, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ कि पुराने घर को अगर मैं छेड़छाड़ करूँगा नाराज़गी बढ़ेगी और राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, मैं जानता था। लेकिन बड़े हित के लिए कभी छोटी चीज़ों को किनारे करना पड़ता है। लेकिन आज क्या स्थिति है, 10% बाकी है। 5 साल में ने 10% क्यों नहीं पूरा किया? उसमें बोलते हैं ये प्रोजेक्ट फेल है, उसमें बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ, तो करो ना कार्रवाई, सरकार इनकी है। देखिए, जहाँ तक सवाल सीवरेज प्रोजेक्ट का है, मैं आज भी कहता हूँ, और जहाँ तक माफ़ी मांगने का सवाल है, देखिए जनप्रतिनिधि किसी के सामने अगर मान लो कोई गलती हो जाए तो खेद व्यक्त करने में कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। हम तो एक परिवार हैं, बिलासपुर मेरा एक परिवार है। अगर किसी की भावनाएं ठेस पहुंचती है, उसकी भावनाओं को अगर मेरे माफ़ी मांगने से भी अगर लगता है तो मैं निश्चित तौर पे मांगूंगा। जहाँ तक असुविधा हुई और ये लेट लतीफ़ी हुई, अधिकारी कह लो जो भी रहे, मैं लेकिन ये मानता हूँ कि सेनापति को जब जीत का श्रेय मिलता है तो हार का भी मिलना चाहिए, अच्छा का मिलता है तो कमियों का भी मिलना चाहिए। उस कमी को मैं स्वीकार करता हूँ और उसके लिए अगर आप कहोगे तो बिलासपुर की जनता के सामने मुझे खेद व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं है। शहर के विकास को लेकर इतनी बात हुई, ऐसा कोई काम तो होगा जो आपने सोचा, मतलब कि अभी भी है आपके दिमाग में, जो आप कर नहीं पाए अपने उस स्वाभाविक रूप से। देखिए, फिर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, शुरुआती दौर पे बहुत सी समस्याएं रहती हैं। मैंने पहले ही कहा कि एक 30 साल 40 साल की कल्पना के आधार पे बढ़ना पड़ता है। शहर का विकास हुआ, शहर में एक नाम हुआ, बहुत से संस्थान आए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज भी बिलासपुर शहर की पर कैपिटा इनकम या जो आर्थिक समृद्धि है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं और बिलासपुर पोटेंशियल है। तो वास्तव में आगे बिलासपुर में देखिए, एक तो टूरिज्म, अचानक टाइगर बाग से लेके बूका से लेके राजमहलगढ़ तक एक कॉरिडोर बहुत अच्छा देश का सुंदर बनाया जा सकता है। दूसरा, एजुकेशन हब। मैं बिलासपुर में जो पोटेंशियल देख रहा हूँ
ये राजस्थान का कोटा बनने की स्थिति में बिलासपुर है। जितनी बिलासपुर की आबादी, उससे आबादी बच्चों की आ सकती है, जो शहर के लिए ग्रोथ होगी। तीसरा, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में वास्तव में हम बहुत पीछे हैं, उसके अनन्य अनन्य कारण है, मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा। तो वास्तव में आगामी, मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 चीज़ें, मैंने बहुत से प्रयत्न भी किए, मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा, ये मेरी एक सोच का हिस्सा रहा है। और कभी पार्टी ने अवसर दिया, जनता ने अवसर दिया, तो निश्चित तौर पे इस दिशा में मैं काम करूंगा। अब बिलासपुर शहर को लेकर एक बात, जो इस बातचीत को हम शहर के मामले में एक अंतिम सवाल कहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति जिसका जिक्र आपने अभी किया, वो आपका प्रिय विषय रहा है। अभी क्या देख रहे हैं? हमारी समझ में तो अभी तो अपराध शहर में एक शांति व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर नजर आती है, ये बात कही जाती है। आप क्या सोचते हैं कि एक नहीं, सवाल मैं क्या सोचता हूँ वो नहीं है। सवाल, आप बिलासपुर के कोई नागरिक के पास जाइए, वो डरा हुआ है कि मेरी ज़मीन भूमाफिया राजनीतिक संरक्षण में छीन न ले। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, आप उससे जनता की मानसिकता समझ लीजिए। मैं किसी परिवार में गया था, बोले मैं रोज़ रात को आता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ का भूइयाँ सॉफ्टवेयर खोलता हूँ और ये देखता हूँ कि मेरी ज़मीन मेरे नाम में है या नहीं है, और ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा, आप देखेंगे कि यहाँ मर्डर हो रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, लोग सुसाइड नोट लिख रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। आज बिलासपुर की जनता 10 बजे के बाद चिंता करती है मेरे बच्चे मेरे घर आ जाएं। आम आदमी निकलने से डरता है कि कहीं कोई चौक में तलवार से केक न काट लिया हो, कोई झुंड नहीं खड़ा हो। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि कानून व्यवस्था, इसमें जब तक राजनीतिक प्रश्रय नहीं होगा कभी खराब नहीं हो सकती, कभी खराब नहीं हो सकती। उदाहरण है, यूपी हमारे सामने उदाहरण है। दूसरी जगह क्यों जाते हो, बिलासपुर उदाहरण है। मैं 20 साल रहा, 20 साल में तो कभी घटनाएं नहीं हुई, कोई किसी की ज़मीन नहीं लूट सका। और सबसे अच्छी बात तो बिलासपुर आज सबसे बड़ा, अगर आप मेरे से पूछोगे बिलासपुर की जनता जो महसूस करती है, असहाय महसूस करती है, असुरक्षित महसूस करती है, मेरे पास आते हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूँ FIR करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कोई भी अपनी जान की कीमत पे, मालूम नहीं कब कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई आगे धमका जाए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि उसके बाद जनप्रतिनिधि, बिलासपुर शहर अशांत है, नाटक नौटंकी के भरोसे अपना कार्यकाल पूरा करे और कोई जाए रोने के समस्या लेके खुद ही रोना चालू कर दे। ये इस शहर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे खुशी है कि जब मैं जहाँ भी कोई शादी ब्याह में जाता हूँ या सार्वजनिक जगह जाता हूँ, और जब बिलासपुर के भाई और बहनें कहते हैं कि आपके समय में तो ऐसा नहीं होता था, मैं ऐसा मानता हूँ मेरे जीवन का, मेरे राजनीतिक जीवन का, सफलता का, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। अब ये शहर को लेकर तो खैर काफ़ी बातें अपन ने की हैं। कुछ बात छत्तीसगढ़ की, ये जो चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? आप देखिए, अभी एक नारा, बदलवो बदलवो भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार का बदलवो, बस्तर से लेके अंबिकापुर तक ये हैशटैग बन गया है। और इसमें कई कांग्रेस के मंत्री और विधायक भी इस स्लोगन में निपटेंगे। एक नैरेटिव बनते जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश में एक नई संस्कृति भ्रष्टाचार की कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और छोटा छोटा भ्रष्टाचार जिससे आम आदमी त्रस्त है कि गरीब का एक आय प्रमाण पत्र के लिए भी 5,000 रुपये के बिना कोई काम नहीं होता। दूसरा, कानून व्यवस्था,
पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की ध्वस्त है, जो राजनीतिक संरक्षण के कारण है। तीसरा, कुछ अगर हम छोड़ दें, जो सीधा सीधा कहना चाहिए हितग्राही योजना को छोड़ दें, विकास के काम शून्य है। और हितग्राहियों को भी जो दिया जा रहा है वो कर्जा लेके दिया जा रहा है। देखिए, अगर राजस्व बढ़ा के अगर जनता को दिया जाता है तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं उसको भी बहुत गलत नहीं मानता, क्योंकि भाई देखिए, राजस्व है, सीधा बेनिफिट है, अल्टीमेटली वो अर्थव्यवस्था में ही लौटता है। लेकिन किसी भी राज्य में कर्जा करके उसका करना, मैं ऐसा मानता हूं, किसी भी राज्य के हित में नहीं है। कल ही मैं एक कार्यकर्ता सम्मेलन में था, एक कार्यकर्ता ने कहा, और गरीब कार्यकर्ता ने कहा, बोले हमको क्या दे रहा है, कर्जा ले रहा है, हमको दे रहा है, हमारे ऊपर ही कर्जा लाद रहा है। आम जनता इसको समझती है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो इस 4.5 साल में चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे एक नई संस्कृति माफियाओं की, अलग अलग माफिया, क्योंकि माफिया शब्द कभी छत्तीसगढ़ में नहीं था। आज कोल माफिया, रेत माफिया, मालूम नहीं कौन कौन से माफिया, बिलासपुर में देख लो माफियाओं के कारण क्या बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो जनता पूरी तरह से त्रस्त है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। अब एक अंतिम सवाल है, वो आपकी पार्टी को लेकर है कि बीजेपी, आप जैसा दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार में वापसी करेगी, तो जो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इशू रहता है, लोग देखते हैं कि कैंडिडेट, उम्मीदवार जो उसका चयन है, टिकट किसको मिल रही है। एक चर्चा आती है कि नए चेहरे इस बार ज़्यादा आएंगे, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर आप कोई भी चुनाव देख लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लें, तो 30 से 35%, आप सारी विधानसभा छत्तीसगढ़ जब से बना है, आप देखिए विधायकों की सूची 30 से % नया आता है। स्वाभाविक रूप से देखिए, कोई भी राजनीतिक दल में अगर आप युवा नेतृत्व को तैयार नहीं करोगे, वो राजनीतिक दल आगे बहुत लंबा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वास्तव में अनुभव और ऊर्जा किसी भी राजनीतिक दल की ये शक्ति होती है, और इसका समन्वित वो करना चाहिए। बाकी ये सब मीडिया के विषय हैं कि पुराने लोगों की टिकट कटेगी। हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं उन्हें बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो जीतने वाला होगा, नए लोगों का समावेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी टिकट का चयन करेगी। अमर अग्रवाल जी, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन ये चुनाव का मूड अब बनता जा रहा है, अब धीरे धीरे तो बातचीत भी होती रहेगी, सवाल भी लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आज आपने हमारे लिए वक्त दिया सीजीवाल को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके।